Welcome back, and this is chapter 5, class 10, chapter 5, life processes. And in life processes, I have divided it into three parts. So, first is nutrition. What is the difference between living and non living organisms? तो ये आपसे एनसीईआरटी ने आपके बहुत पूरा मतलब एक पैरा पूरा दिया है, उसको मैंने शॉर्ट डाउन किया है इतने में। गाय चारा चरती है, कुत्ते भाग रहे हैं, इंसान चिल्ला रहे हैं, क्या तभी वो जिंदा है? तब क्या होता है जब कुत्ते और यही सब अगर सो रहे हैं, तो क्या तब ऐसा क्या पैरामीटर है जिनको देखकर हम बता सकते हैं कि ये जिंदा है, ये अलाइव है? हम देखते हैं ब्रीदिंग, कभी कोई फेंट हो गया ना तो हमको डर लगता है कि कहीं कोई कोलैप्स तो नहीं हो गया, तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं? पिक्चर्स में देखना, यहाँ पल्स देखेंगे और ब्रीदिंग चेक करेंगे। ओके, तो मतलब हम ब्रीदिंग से पता लगाते हैं लिविंग नॉन लिविंग। बट ऐसे भी तो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें विजिबल मूवमेंट ब्रीदिंग का दिखता नहीं है उनका, तो क्या उनमें हमें कैसे पता चलेगा कि वो सांस ले रहे हैं, वो ग्रो कर रहे हैं, वो जिंदा हैं, नहीं है? प्लांट्स भी तो अलाइव होते हैं। प्लांट्स में क्या पैरामीटर है? हरे हैं तभी पता चलेगा कि जिंदा है, हरे नहीं होते बट स्टिल दे आर ग्रोइंग, तो क्या ग्रोथ विजिबल साइन है? ग्रोथ अगर हो रही है प्लांट की तो क्या वो जिंदा है? तो पैरामीटर्स है एक मूवमेंट, मूवमेंट, हिलना ढुलना। कुछ कुछ हिलना ढुलना हमें दिखेगा बट कुछ हिलना ढुलना नहीं दिखता, जैसे कुछ वायरस है, बैक्टीरिया, जो हम हमारे आंखों से नहीं देख सकते फ्रॉम द नेकेड आइज, मतलब बिना कुछ माइक्रोस्कोप या कुछ ऐसे हम नहीं देख सकते उनको। तो जो नॉन विजिबल मूवमेंट है उसको भी हम पैरामीटर में रखते हैं अलाइव का, कि जिंदा है वो, ठीक है, लाइव का। पर वायरस एक कंट्रोवर्सी में फंसा हुआ है। वायरस की ये कंट्रोवर्सी है कि उसमें कोई विजिबल मूवमेंट नहीं है, जब भी किसी सेल में आता है, बॉडी में एंटर करता है, सेल को इन्फेक्ट कर देता है। तो एक तरीके से कंट्रोवर्सी है कि ये जिंदा है या नहीं है, या ये मशीनरी की तरह एक्ट कर रहा है। ग्रोथ होती है तो ग्रोथ और मूवमेंट इज द पैरामीटर, हमने ये पता लगाया। उसको हम मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स बोलते हैं। तो हम सिर्फ मूवमेंट नहीं बोलेंगे, मूवमेंट इज अ ब्रॉड टर्म, ठीक है, तो हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स, बिकॉज वो मूवमेंट्स भी हो रहे हैं विच वी कैन नॉट सी फ्रॉम आवर नेकेड आइज। अब मूवमेंट्स कैसे होते हैं? हमारे भी अंदर मूवमेंट्स चल रहे हैं विच वी कैन नॉट सी, जैसे कि अंदर ही अंदर कोई सेल डैमेज हो गया, उसका रिपेयरिंग चल रहा है, मेंटेनेंस हो रहा है। अभी हम जैसे मैं सो रही हूँ तब भी रिपेयर मेंटेनेंस का वर्क चल रहा है, दैट इज अ नॉन विजिबल मूवमेंट, दैट इज मॉलिक्यूलर मूवमेंट। तो वो चीज चल रही है विच वी कैन नॉट सी फ्रॉम आवर आई। सो दिस इज ऑल अबाउट क्या जिंदा है क्या नहीं है। और नॉन लिविंग में हमें ये सब चीजें कुछ दिखेगी नहीं। तो जिंदे का पैरामीटर क्या है? मॉलिक्यूलर मूवमेंट एंड ग्रोथ। मेंटेनेंस प्रोसेस है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म में चलता रहता है। जैसे अब आप लेक्चर देख रहे हो, ठीक है, तब भी चल ही रहा है, आप सो रहे हो तो भी चल रहा है। इट इज यूज टू प्रिवेंट द डैमेज। कुछ ऐसी सेल्स आ गई जैसे कि कोई बैक्टीरिया की सेल्स है, कुछ उसको ब्रेक डाउन करने की जरूरत रहती है। एंड सेकेंड, हमें फूड ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है, और एनर्जी कहाँ से मिलेगी? आपको फूड से मिलेगी। सो एनर्जी इज रिक्वायर्ड जो हमें फूड से मिलता है। अब इस चीज़ को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस जहाँ आप फूड फ्रॉम आउटसाइड द वर्ल्ड आप ले रहे हो और ट्रांसफर कर रहे हो टू द ऑर्गेनिज्म इनसाइड टू, और बस इस चीज़ को आप न्यूट्रिशन बोलते हो। तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ सोर्स एनर्जी, दैट इज फूड, फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू इनसाइड। और इससे क्या होता है? अगर बॉडी का साइज ग्रो करता है तो आपको एक्स्ट्रा चीज़ें भी, एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल्स यूजफुल होता है। और एक्स्ट्रा जो रॉ मटेरियल्स हैं उनका जो मेन सोर्स है दैट इज कार्बन। कार्बन हम मेनली लेते हैं एज अ फूड सोर्सेज। आपका कहीं भी है ना, आपको कार्बन मिलेगा ही मिलेगा। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी? तो फूड, फूड है, ओके, तो क्या क्या सोर्स हो सकता है? सिंपल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है। अगर कॉम्प्लेक्स है, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द सिंपल सब्सटेंस, ठीक है। और ये कैसे हम करते हैं? रिड्यूस करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे। सी, रिड्यूस और ऑक्सीडाइज का क्या मतलब होता है ना, मैं बता देती हूँ। रिडक्शन मतलब कि आप में ऑक्सीजन जो है वो निकल रहा है, ऑक्सीजन आप में से जा रहा है। और ऑक्सीडाइजिंग मतलब ऑक्सीजन आप में ऐड हो रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन अगर कम हो रहा है तो रिड्यूस होना, और ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीजन ऐड होना। अब ये इसको है ना हम मिक्स में बोलते हैं। अगर इस दोनों को हम ऐड कर दें तो हम इसे रिडॉक्स बोलते हैं।
रेड ले लो यहाँ से, रेड, और इसका ऑक्स ले लो, इन दोनों को मिला के हम बोलेंगे रेड प्लस ऑक्स रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिडॉक्स रिएक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है इन रेस्पिरेशन, और फोटोसिंथेसिस में भी हम इस रिडॉक्स रिएक्शन को पढ़ेंगे। मेनली जितनी रिएक्शन होती है ना बायोकेमिस्ट्री में या बायो मतलब बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री में, अधिकतर जो रिएक्शन होती है दिस इज रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब रेस्पिरेशन की डेफिनेशन समझना। न्यूट्रिशन क्या था, हमने फूड बाहर से एक्वायर किया इनसाइड द बॉडी। अब सेकेंड है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब होता है हम जब ऑक्सीजन बाहर से अंदर लेते हैं टू ब्रेक डाउन द फूड मॉलिक्यूल, ठीक है, फॉर द सेल्यूलर नीड्स, फॉर सेल की नीड्स। सो ऑक्सीजन टेकन बाय बॉडी फ्रॉम आउटसाइड, और उसको हमने ब्रेक डाउन किया फूड सोर्सेज, ब्रेक डाउन किया कॉम्प्लेक्स को सिंपल में ताकि सेल उसको ले सके, इसको हम बोलेंगे रेस्पिरेशन। कोई भी ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड है तो रेस्पिरेशन किससे होगा, उसकी मेम्ब्रेन से होगा। सिंगल सेल है तो एक सेल जो है तो वो डिफ्यूजन वगैरह सिंपल डिफ्यूजन से होगा। बट जैसे ह्यूमन ले लो, अब मेरी स्किन है वो थोड़ी ना डिफ्यूजन करेगी, वो थोड़ी ना लेगी, तो अब मेरे में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। मेरी नाक है, नाक से यहाँ से पूरा आपका नेजोफेरिंग्स नेजल पैसेज आता है, नेजोफेरिंग्स फिर यहाँ तक जाता है, यहाँ लंग्स हैं आपके, तो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। तो जैसे जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते जाते हैं, जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, बिकॉज आपको डिवीजन ऑफ लेबर करना पड़ता है, जो कि हमने 9th क्लास में पढ़ा था। इससे पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया है, ये इसी पे है, डिवीजन ऑफ लेबर। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से आप सिंपल डिफ्यूजन से आप नहीं कर सकते हो, बिकॉज फूड कहीं एक जगह पर स्टोर्ड है, आप सांस कहीं और से ले रहे हो, फिर फूड जो है आपने सांस कहीं और से लिया, अब वो जो ऑक्सीजन है आपको जहाँ फूड है उस जगह तक आपको ट्रांसपोर्ट करना है, फिर वहाँ आप ट्रांसपोर्ट करते हो, फिर उसका जो सिंपल कंपाउंड्स में भी बनता है, फिर वो यूटिलाइज होता है, और फिर सेलुलर वेस्ट होता है, उसको आपको एक्सक्रीट करना होता है, एक्सक्रीशन के लिए अलग ऑर्गन है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं और उसके लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है। सो यू नीड ट्रांसपोर्टेशन फॉर दिस। ओके, देखो लाइफ प्रोसेसेस में आपके एनसीईआरटी में 3 प्रोसेसेस हैं। सबसे पहले न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है। मैंने फर्स्ट न्यूट्रिशन लिया है क्योंकि मैं बहुत डिटेल में डिटेल तो क्या एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में दे रखा है, हर लाइन में कुछ ना कुछ ऐड है। तो मैं अब अगर मैं ये लेती तो ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, इसलिए मैंने न्यूट्रिशन पे अब फोकस किया। सो लेट्स गेट फोकस ऑन न्यूट्रिशन। 2 टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेसिकली, एक होते हैं ऑटोट्रॉप्स और एक होते हैं हेटरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मतलब कि जो खुद का खाना बनाते हैं, हेटरोट्रॉप्स जो डिपेंडेंट होते हैं ऑटोट्रॉप्स पे खाने के लिए या हेटरोट्रॉप्स पे खाने के लिए। अब ऑटोट्रॉप्स जो हैं उनमें ग्रीन प्लांट्स आ गया, बैक्टीरिया आ गया, कुछ बैक्टीरिया उनमें भी प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल, ठीक है, जिससे वो फोटोसिंथेसिस करके खुद का खाना बना सकते हैं। तो अब ये क्या करते हैं ऑटोट्रॉप्स, ये सिंपल फूड मटेरियल जो है जो इनऑर्गेनिक सोर्सेज से मिलता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, उससे ये खुद का प्रोडक्ट बनाते हैं जिसे हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। हेटरोट्रॉफ्स में आ गए एनिमल्स और फंजाई। अब ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है उसको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स या बायोकैटलिस्ट बोलते हैं उनको, ठीक है, एंजाइम्स या बायोकैटलिस्ट, जैसे कि पेप्सिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिनोजन, ये सारे हम बाद में पढ़ेंगे। ये सारे एंजाइम्स है, इन्हें बायोकैटलिस्ट बोलते हैं क्योंकि कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट कर रहा है। और हेटरोट्रॉफ्स जो है वो खुद का खाना नहीं बना सकते, वो दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो दूसरा कौन आया, ऑटोट्रॉफ्स पे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली डिपेंडेंट रहते हैं। इनडायरेक्टली कैसे डिपेंडेंट रहते हैं, अब मेरे अंदर बैक्टीरिया है, बहुत सारे बैक्टीरिया जो है मेरे अंदर इंटेस्टाइन में जो है वो बहुत सारे ऐसे जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसको सिंपल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, ये हो गया इनडायरेक्टली। अब डायरेक्टली कैसे, अब मैं खाना खा रही हूँ दैट इज डायरेक्ट, और इनडायरेक्ट मेरे अंदर जो प्रोसेस चल रही है, ठीक है। तो ये 2 ऑर्गेनिज्म समझ गए। इन दोनों ऑर्गेनिज्म में क्योंकि एक खुद का खाना बना रहा है, दूसरों पे डिपेंडेंट है, तो दोनों के सिम्टम, दोनों के सिस्टम पूरा अलग होगा, डाइजेस्टिव ट्रैक अलग होगा, एक इनऑर्गेनिक सोर्स ले रहा है और एक ऑर्गेनिक सोर्स ले रहा है। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। अपन स्क्रीन पे देखो नीचे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब कि कार्बन जो है और हाइड्रोजन या ऐसी चीज़ों को यूज़ कर रहा है ताकि वो एनर्जी बना सके। और ये एनर्जी कहाँ से, ये प्रोसेस का नाम क्या है, फोटोसिंथेसिस। ये प्रोसेस जो है ऑटोट्रॉफ्स में होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का वो इस्तेमाल करता है बाहर से, ठीक है, ताकि वो एनर्जी बना सके, और एनर्जी अगर ज़्यादा बन गई है तो वो स्टोर कर सके, ठीक है, उस एनर्जी को।
अब ये प्रोसेस अपन देखेंगे, मैंने बोला था ना रिडॉक्स रिएक्शन, याद रखना, रिडॉक्स रिएक्शन, रिड्यूसिंग प्लस ऑक्सीडाइजिंग, मतलब अब इसमें क्या हो रहा है ना, कार्बन जो है, कार्बन से ऑक्सीजन जो है वो लेस हो रहा है यहाँ पर, तो मतलब कार्बन या कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पर कार्बन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, और ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका रिडक्शन हो रहा है, तो फोटोसिंथेसिस इज बेसिकली द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्लोरोफिल और सनलाइट की मदद से कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सिंपल टर्म में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, CH2O और ये N, दिस इज कार्बोहाइड्रेट। अब ये N कुछ भी हो सकता है, *1 *2, अब *2 करोगे तो सबसे इंटू कर दो, तो *2 मतलब C2H4O2। अब अगर *3 करना है तो सबसे करो, ये 1, इसके आगे यहाँ पर 1 है ना, तो 1 3 ज़ा 3, 2 ज़ा 6, और ये ऐसा ही फॉर्मूला है। अब हमने क्या देखा यहाँ से, हमने क्या समझा बेटा, हमने ये समझा कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है उसको भी किसकी जरूरत हो रही है, क्लोरोफिल की और सनलाइट की, ताकि वो अपना खाना बना सके, और ज्यादा अगर एनर्जी रहती है कुछ है तो वो स्टोर कर लेता है। आपको सनलाइट चाहिए था, तो सनलाइट कौन एब्जॉर्ब करेगा, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये जो सनलाइट है ये लाइट एनर्जी है, ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, कैसे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ये स्प्लिट कर देगी, वाटर और ऑक्सीजन है ना, इसको ये स्प्लिट कर देगी, फिर उसके बाद ये जो ऑक्सीजन है ये लिबरेट हो जाएगा, ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड का वाटर है वो इधर आ जाएगा, हाइड्रोजन ले लेगा और कार्बन रिड्यूस हो जाएगा, तो कार्बन का रिडक्शन हो जाता है किसमें, कार्बोहाइड्रेट्स में। तो आप समझ गए सीरीज ऑफ प्रोसेस, ऐसा नहीं कि CO2 H2O मिले और बन गया, नहीं, सबसे पहले सनलाइट आई, सनलाइट किसने ली, क्लोरोफिल ऑफ द प्लांट्स ने ली, उस सनलाइट वो लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, कैसे, H2O को उसने स्प्लिट कर दिया H2O2 में, ठीक है। उसके बाद ये जो H2 है, ये जो H2 निकला उसने कार्बन को रिड्यूस कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर दिया कार्बोहाइड्रेट्स में। और ये ऐसा नहीं है कि ये ना एक साथ हो रही है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद हो रही है, ये एक के बाद एक के बाद नहीं होती, साइमल्टेनियस प्रोसेस नहीं है ये। डेजर्ट है, नाइट में प्लांट ने मतलब CO2, अब में कार्बन डाइऑक्साइड वो दिन में तो नहीं ले रहा, वो रात में लेगा, तो वो क्या होता है ना कि जो इंटरमीडिएट्स क्लोरोफिल ने जमा करे होते हैं दिन के समय पे, वो रात में जब प्लांट CO2 लेता है तब एक्ट करते हैं। तो ये दो चीज़ें हमेशा साथ साथ नहीं चलती कि सारी प्रोसेस एक साथ हो रही है। उसका एग्जाम्पल डेजर्ट के प्लांट्स दिए। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ क्लोरोफिल, कंपोनेंट्स ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन डॉट हमें दिखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर जिनमें क्लोरोफिल होता है। देखो एक्टिविटी 5.1 में ये बताया है कि क्लोरोफिल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस। कैसे, एक आपने मनी प्लांट लिया, एक क्रॉटन प्लांट लिया, ठीक है, दोनों की आपने पत्तियां ले ली, अब आपने ना अंधेरे में 3 दिन के लिए रखा। अंधेरे में क्यों रखा, जो भी उनके जो लीफ है ना, जो प्लांट है, तो उनमें जितना भी स्टोर्ड फूड है वो खत्म हो जाए 3 दिन में। आपने सनलाइट में नहीं रखा, 3 दिन में पूरा का पूरा यूज्ड अप हो जाएगा। उसके बाद आपने 6 घंटे के लिए सनलाइट में रखा। सनलाइट में क्यों रखा, ताकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो सके और वापस से क्या हो सके। अब यहाँ पर स्टार्च जो है अब वो नहीं है, अब यहाँ पर आप देखना कि यहाँ स्टार्च नहीं है, तो यहाँ पर स्टार्च अब खत्म हो चुका है इस प्रोसेस में, यहाँ स्टार्च जो है वो खत्म हो चुका है स्टार्च।
ठीक है। फिर 6 घंटे के लिए आपने सनलाइट में रखा, सनलाइट में रखा तो क्या होगा, वापस से क्या आ जाएगा, अपना फोटोसिंथेसिस करेगा। फिर आपने क्या किया, एक लीफ को मतलब प्लग कर लिया यहाँ डॉट से, जहाँ जहाँ ग्रीन है आपने वहाँ पर पेन से या ऐसे मार्कर से आपने इसको मार्क कर लिया कि ये जो एरिया है ये ग्रीन है और बाकी एरिया ग्रीन नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद आपने इसको पानी में डाला, पानी में क्यों डाला, ताकि आप सेल्स को मार सको। ठीक है, आपको सेल को मारना है। फिर उसके बाद आपने बीकर में लिया ताकि आप इसे डी कलराइज कर सको, इसका कलर निकाल सको। आपने अल्कोहल में डाल के उसको रखा, सेल्स को मार दिया। ठीक है, मतलब फोटोसिंथेसिस अब हो सकता है, नहीं हो सकता। कलर क्या हो जाएगा लीफ का, कलर क्या हो जाएगा लीफ का, कलरलेस हो जाएगी इस टाइम पे लीफ। जब तक आपने अल्कोहल में रखा तब तक क्या हो जाएगी, कलरलेस हो जाएगी। ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है ना बेटा, ये यहाँ से जो है बॉइलिंग से है, यहाँ से जो प्रोसेस है ये स्टार्च टेस्ट बोलते हैं इसको, स्टार्च टेस्ट। ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या किया, इसमें जब कलरलेस हो गई तो इस पत्ती में आपने आयोडीन डाला। आयोडीन आपने जैसे ही डाला, आयोडीन सोल्यूशन में इस पत्ती को डाला, तो ये आयोडीन सोल्यूशन पहले तो येलो था, वो खुद भी ब्लू और ब्लैक हो जाएगा, और जो पत्ती जहां जहां स्टार्च था वो भी ब्लू ब्लैक हो जाएगी। जो आपने ग्रीन से मार्क करी थी ना, तो वो भी ब्लू ब्लैक हो जाएगी और बाकी जो पत्ती है वो येलो रहेगी। इससे क्या पता चलता है कि क्लोरोफिल इज इम्पोर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस। जैसे ये देखो, ये ना यहाँ पर ये ग्रीन है ना, तो ये ब्लू ब्लैक हो गई, मतलब कि यहाँ पर क्या है, स्टार्च है। स्टार्च नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ग्रीन पिगमेंट्स नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है, तो स्टार्च नहीं होगा। अब हम बात करते हैं स्टोमेटा की। ये जो स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटास जो हैं ये प्लांट, ये लीव्स के सरफेस पे होते हैं और ये ना मैसिव अमाउंट ऑफ गैस का एक्सचेंज करते रहते हैं आसपास, मतलब गैसेस एक्सचेंज बहुत ज़्यादा चलता है। बट इनमें एक खतरा है, क्योंकि अब गैसेस एक्सचेंज तो क्या स्टेम्स भी करती हैं, लीव्स भी करती हैं, रूट्स भी करती हैं, बट पानी जो है इनमें से इतना नहीं जाता जितना कि ये स्टोमेटल पोर्स से जाता है। जैसे ही स्टोमेटल पोर्स ओपन होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेशन का खतरा रहता है, जिससे फोटोसिंथेसिस के मेजर प्रोसेस में आपको पता है कि H2O भी ज़रूरी था, तो वो भी यूज्ड अप होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि गार्ड सेल्स दे रखे हैं, गार्ड दे रखे हैं। गार्ड क्या करता है, दरवाजा खोलता है बंद करता है, स्टोमेटा को खोलता है बंद करता है। गार्ड क्या करता है, सारा का सारा पानी जो है ना एब्जॉर्ब कर लेता है और बंद हो जाता है। गार्ड क्या करता है, यहाँ पर गार्ड सेल्स जो हैं ये क्या करते हैं, वाटर को अब्जॉर्ब कर देते हैं और स्वेल हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं जब भी गैसेस एक्सचेंज कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और जब आपको ज़रूरत रहती है तो ये पानी क्या करते हैं, लूज कर देते हैं और ये ओपन हो जाते हैं। अब एक्टिविटी अपन 5.2 देखेंगे। एक्टिविटी 5.2 ये बता रखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये जो ये वाला था, ये क्या बता रहा था आपको कि क्लोरोफिल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है ना कि सबसे पहले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही ईजी है। आपने ना एक प्लेट रखी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है ना, जितना भी, बहुत ध्यान से सुनना है इसको, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ जितना भी प्रेजेंट है ना वो सब इधर चला जाएगा। तो क्या प्लांट को मिलेगा, नहीं मिलेगा। और यहाँ कोई यहाँ कोई पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ है। तो क्या होगा, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगा, यहाँ फोटोसिंथेसिस होगा, यहाँ होगा फोटोसिंथेसिस, यहाँ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं है। आपने वेस्लिन से इसको पूरा सील कर दिया, 2 घंटे सनलाइट में रखा, उसके बाद स्टार्च टेस्ट किया। स्टार्च टेस्ट आपने वही जो बॉइलिंग से मैंने बताया ना बेटा, यहाँ से बॉइलिंग है ना, यहाँ पर बॉइलिंग से लेकर ये पूरा जो है ना, ये पूरा इसको स्टार्च टेस्ट बोलते हैं। ये पूरा कि आपने बॉईल किया, फिर उसके बाद आपने उसको डीकलराइज किया, फिर आयोडीन डाला,
उसके बाद आपने देखा कहाँ कहाँ मतलब ब्लू ब्लैक कलर हो गया है। वैसे आयोडीन जो होता है उसका कलर, नॉर्मल कलर उसका होता है येलोइश, पेल कलर, येलोइश कलर होता है, थोड़ा येलोइश वाइट कलर होता है। बट अगर स्टार्च है तो आयोडीन का कलर हो जाता है ब्लू एंड ब्लैक। ठीक है, तो उससे पता चल जाएगा। अब सिर्फ क्या कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 की जरूरत होती है, और कोई जरूरत नहीं होती है? नहीं, और भी चीज़ों की जरूरत होती है। CO2, क्लोरोफिल, सनलाइट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों की जरूरत होती है। वाटर सॉइल से आ जाता है। नाइट्रोजन की बहुत जरूरत होती है, आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन जो कि सॉइल से मिल जाते हैं। नाइट्रोजन की जरूरत होती है क्योंकि नाइट्रोजन प्रोटीन बनाता है और दूसरे कंपाउंड्स बनाता है जो कि अपन को सॉइल से मिलता है नाइट्रोजन। ठीक है, अब नाइट्रोजन जो है वो नाइट्राइट्स के फॉर्म में लिया जाता है प्लांट से, या इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स के फॉर्म में। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की प्रेजेंस में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना लेते हैं। अब ये इन्होंने एक ऐसा क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ दिया था, इसको बोलते हैं मिड रिब। ठीक है, ये लेमिना होता है, ये जो ऐसे साइड साइड में कट रहा है ना, लेमिना, ये लीफ ब्लेड बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है ना, इसको हम वेन बोलते हैं। अब अगर अपन देखें यहाँ पर, तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना लीफ का, ठीक है, जो आपका वेंट्रल पार्ट होता है, ऊपर वाला पार्ट होता है, उसमें आपका फ्लोएम होता है और नीचे वाले पार्ट में जाइलम होता है। ठीक है, फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम फ्लोएम फ से फूड के लिए होता है, पानी के लिए होता है। ठीक है, फ नहीं है इसमें, फ किस में है? फ्लोएम में। तो फ फॉर फूड, तो फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम पानी के लिए होता है। ये वेस्क्यूलर ऐसे बंडल्स होते हैं। ठीक है, अब अगर हम ऐसे देखें इधर से, हमने जाइलम फ्लोएम को नहीं देखा, हमने इसको देखा। हमने जब इनको काट के जब हमने देखा तो हमने देखा यार ऊपर वैक्सी क्यूटिकल है ताकि पानी बाहर इवेपोरेट ना हो जाए। अपर एपिडर्मिस मतलब अपर लेयर है। यहाँ ग्रीन ग्रीन हमें क्लोरोप्लास्ट दिखा, यहाँ पर एयर स्पेसेस है, ये गार्ड सेल्स हमें दिखी, स्टोमेटा, और ये क्या हो सकता है? स्टोमेटल ओपनिंग। पर आपने एक चीज देखी, स्टोमेटल ओपनिंग नीचे तरफ है। एक पत्ती का ज्यादा ग्रीन वाला सतह होता है और एक कम ग्रीन वाला होता है, नीचे वाला जो सतह, वहां पर स्टोमेटल ओपनिंग है। वहां क्यों है? ताकि वाटर का एब्जॉर्प्शन, वाटर का इवेपोरेशन कम हो सके। ठीक है, इसलिए नीचे की तरफ है। ये लोअर एपिडर्मिस है। ठीक है, यहाँ पर स्टोमेटल ओपनिंग है, गार्ड सेल्स है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीफ। अब हमने ऑटोट्रोफिक हमने कर लिया, अब हम हेटरोट्रोफिक करेंगे। हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, हर ऑर्गेनिज्म जो है वो अडेप्टेड है बाय द एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर रहा है तभी वो जिंदा रह सकता है। डार्विन की थ्योरी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी, अगर आप अडेप्ट नहीं कर सकते चेंजेस को तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते, तो आपको एनवायरनमेंट को अडेप्ट करना है। तो न्यूट्रिशन जो है वो टाइप और अवेलेबिलिटी, कैसा फूड है और ऑर्गेनिज्म कैसा है और ऑर्गेनिज्म का न्यूट्रिट, ऑर्गेनिज्म उसको ले कैसे रहा है। ठीक है, और उसका न्यूट्रिटिव अपैरेटस कैसा है, मतलब जैसे हमारे में डाइजेस्टिव ट्रैक है, टाइगर में अलग हो सकता है। वीनस फ्लाई ट्रैपर एक पौधा होता है जो ऐसे अपने फूड लेता है, फ्रॉग अपनी जीभ से लेता है। तो कैसे आप ऑब्टेन कर रहे हो, आपका डाइजेस्टिव ट्रैक सबका अलग होता है। देयर आर रेंज ऑफ स्ट्रैटेजीज, की बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है कि आप फूड कैसे ले सकते हो। जैसे मैंने अभी आपको बताया, कुछ होते हैं ना वो बाहर ही ब्रेक डाउन कर देते हैं फूड को और सिंपल बना के फिर वो ले लेते हैं, जैसे मोल्ड्स, मशरूम्स, यीस्ट, ये सब फंजाए हैं। ठीक है, जो ऐसा करते हैं। कोई क्या होता है ना, ऐसे कॉम्प्लेक्स फूड लेता है और अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक में उसको सिंपल बनाता है, जैसे ह्यूमंस हो गए। ठीक है, और डिपेंड करता है कि बॉडी के डिज़ाइन या फंक्शन कैसा है। कुछ क्या होता है ना कि प्लांट्स और एनिमल्स को बिना मारे उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं, जिन्हें पैरासाइट बोलते हैं। तो पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रैटेजी होती है, जैसे कसकटा, अमरबेल हो गया, टिक्स हैं, बालों में जुए होते हैं, लीचेस हैं, टेपवर्म्स हैं। ठीक है, सबके डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है क्योंकि सबका तरीका अलग है, सबने अडेप्ट कर रखा है एनवायरनमेंट से। सिंगल सेल जो है वो पूरा फूड एक साथ ले लेता है। ह्यूमन में बहुत कॉम्प्लेक्स, जैसे ह्यूमन है, वी आर वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, और जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है वैसे एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हर चीज़ की एक्टिविटी परफॉर्म करता है। तो ये चीज़ भी अलग चीज़ परफॉर्म कर रहा है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। अमीबा में स्यूडोपोड्स होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो ऐसे एंडोसाइटोसिस
जैसे फूड वैक्यूल्स बनाते हैं, फूड वैक्यूल्स में कॉम्प्लेक्स टू सिंपल फॉर्म में वो कन्वर्ट होता है और फिर डिफ्यूज हो जाता है साइटोप्लाज्म में, और जो रिमेनिंग जो सेल वेस्ट होता है ना वो सेल के बाहर फेंकाया जाता है। इसको एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। पैरामीशियम क्या होता है, पूरी बॉडी में पैरामीशियम के इट इज कवर्ड विथ सीलिया, ठीक है। और एक यहाँ पर एक डेफिनेटिव कोट होता है फूड के लिए, ये फूड स्पॉट बोल सकते हैं अपन, एक डेफिनेटिव स्पॉट होता है। अगर खाना इधर है तो ये जो सीलिया है इस खाने को इधर पुश करती है और फिर ये खाना लेता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट पैरामीशियम। जैसे अब अपन देखो ये न्यूक्लियस है फूड पार्टिकल, सबसे पहले ये क्या है, अमीबा है, ठीक है। इसमें ये स्यूडोपोड दिया है। स्यूडोपोड्स क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ये फूड पार्टिकल को कैसे एनगल्फ कर लिया और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। सॉरी फॉर माय हैंड राइटिंग बट दिस इज एंडोसाइटोसिस एंड हैंड राइटिंग बेटर देन अदर डॉक्टर्स। सो दिस इज द प्रोसेस, और ये यहाँ पर इसने बना लिया फूड वैक्यूल, ओके, ह्यूमन डाइजेशन। देखो सबसे पहले क्या हो गया ना कि ओके दिस कलर विल बी गुड, ओके दिस इज विजिबल। सबसे पहले आपने यहाँ पर फूड जो है वो आपने अपने एकदम ब्लॉक के फॉर्म में लिया, ठीक है। उसके बाद उसको आपने स्मॉल पार्टिकल्स में क्रंच किया विद द हेल्प ऑफ टीथ, ठीक है। फूड पार्टिकल्स आया तो टीथ जो है उसने छोटे छोटे उसको टुकड़ों में करा। वो कहाँ पर है, इसको अपन माउथ की या बकल कैविटी की बात कर रहे हैं, यहीं पर ही सलाइवा आता है, ठीक है। और अब पूरा ट्रैक है, अगर उसमें आपको भेजना है आपके फूड को तो आपको पानी से मिक्स करना पड़ेगा। सॉलिड होगा तो वो जाएगा नहीं जाएगा। पानी को अगर आप पुश करते हो, कोई चीज़ को अगर आप ड्रेन करना होता है, आप पानी के थ्रू प्रेशर लगाते हो, तो आपने वाटर ऐड किया फॉर द स्मूथ पैसेज। पर सिर्फ ये वाटर नहीं होता, इसमें ये सलाइवा होता है, इसमें फ्लूइड्स भी होते हैं, कुछ कुछ एंजाइम्स होते हैं। और ये सलाइवा कहाँ से आता है, सलाइवरी ग्लैंड से। सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ होते हैं, माउथ की बक्कल कैविटी की वॉल में होते हैं। इस सलाइवरी ग्लैंड्स में आपको बायोकैटलिस्ट या एंजाइम्स मिलेंगे जो कि कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब आधे से ज़्यादा काम जो है आपका वो कहाँ हो गया, आपका मुंह में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स टू सिंपल आपने कर दिया। फिर आपको ये उन्होंने एनसीईआरटी में मस्क्यूलर टंग बोला है। मस्क्यूलर मतलब मसल्स है, पूरा जो टंग है इट इज ऑफ मसल्स। तो जो मसल्स वाली टंग है, मस्क्यूलर टंग है, अब मसल्स है, कुछ तो अच्छा काम करेगी। वो क्या करती है, सलाइवा को फूड से अच्छे से मिक्सिंग करती है बकल कैविटी में, इसीलिए बोलते ज़्यादा चबाना चाहिए। अब जब आपने चबा लिया और मिक्सिंग हो गई तो ये जो सलाइवा और जो फूड है, सलाइवा और जो फूड है ये आपका आ गया एलिमेंट्री कैनाल में। अब ये आ गया आपका ईसोफेगस बोल लो, गट बोल लो, या लॉन्ग ट्यूब, कैनाल, या फूड पाइप बोल लो, ठीक है, इसमें आ गया। अब ईसोफेगस में या फूड पाइप में एक रेगुलेटेड और रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन या मूवमेंट होना चाहिए। अगर फूड यहाँ आया तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ क्या आया, फूड आया तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, रिलैक्सेशन होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्शन, ताकि फूड आगे जा सके। तो ये यहाँ पर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन आएगा, फिर क्या आएगा, रिलैक्सेशन आएगा। रिलैक्सेशन कहाँ आएगा, जहाँ पर फूड है, फूड के पीछे कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब यहाँ पर अगर कोई चीज़ अगर ऐसी है, ठीक है, और यहाँ पर रिलैक्स है, तो ये जो पीछे जो है ना, यहाँ मैं कॉन्ट्रैक्ट करूँगी आगे जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करूँगी आगे जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। ऐसे एक स्मूथ इस कॉन्ट्रैक्शन, एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन चलता है। इस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन को आप पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हो। क्या बोलते हो, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। अब ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है ये लेके इसको कहाँ गया, स्टमक में गया, ठीक है। स्टमक में, स्टमक जो है वो भी मस्कुलर वॉल होती है स्टमक की, ताकि ये फूड को अच्छे से मिक्स कर सके। स्टमक में है ना दूसरे एक्शंस होते हैं, स्टमक है ना ऐसे काम करता है, ठीक है, ऐसे काम करता है और ऐसे काम करता है, टू एंड फ्रो मिक्सिंग होती है ऐसे,
ठीक है, और अंदर भी मिक्सिंग होती है इसके। तो इस तरीके से स्टमक की मिक्सिंग होती है। अब ये फूड पार्टिकल यहाँ आ गया, फूड पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ गया। अब डाइजेस्टिव जूसेस यहाँ पर, डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करता है ये, ठीक है। और इसकी जो वॉल्स है ना, मस्कुलर वॉल्स है, उसमें ग्लैंड्स भी होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करती है एसिडिक मीडियम बनाने के लिए। क्यों? ताकि पेप्सिन जो है वो वर्क कर सके। पेप्सिन भी हार्मोन होता है, एंजाइम होता है, ठीक है। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। इस एसिडिक मीडियम में देखो पेप्सिन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म होता है, ठीक है। अब मैं थोड़ा डिटेल में अगर मैं बात करूं तो ये है आपका पेप्सिन, ठीक है। ये अभी शांत बैठा है, इनएक्टिव बैठा है, ठीक है। अब क्या आएगा ना, इसको होगी चुल्ल। चुल्ल में, चुल्ल हमारा ये है चुल्ल, इसको होगी चुल्ल। अब ये क्या करेगा? एसिड, जैसे ही खाना आया एसिड हुआ, एसिडिक मीडियम में ये चुल्ल बन जाएगा पेप्सिनोजिन। इसने क्या किया? चुल्ल से ओ ले लिया, पेप्सिनोजिन, और ये पेप्सिनोजिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। अब ये सवाल तुम सबके दिमाग में आना चाहिए कि क्या अब एसिड सिक्रीट हो रहा है, यहाँ हर जगह एसिड एसिड है, तो दूसरी सेल्स भी तो डैमेज हो सकती है ना स्टमक में? तो नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि म्यूकस भी सिक्रीट करता है ग्लैंड, ताकि ये दूसरे जो सेल्स है उसको प्रोटेक्ट कर सके हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो जहाँ फूड है, जहाँ पर एक्चुअल काम है, जहाँ प्रोटीन डाइजेशन है, तो वहीं ये काम हो सके, ठीक है। अब एनसीईआरटी ने पूछा एसिडिटी क्या है। एसिडिटी ये है कि अगर HCl मतलब एसिड जो है अपने स्टमक में अगर ज़्यादा हो जाता है और ये ऊपर चला जाता है, जो जूसेस है ना स्टमक के जूसेस, ये ऊपर चले जाते हैं, तो इसको हम बोलेंगे, कुछ भी हो सकता है, या तो मूवमेंट सही से नहीं हो रहा है, नीचे पास नहीं हो पा रहा है, यहाँ कहीं पे भी गट में प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ मूवमेंट्स ही नहीं है तो पास ही नहीं हो पा रहा है फूड, तो ये क्या हो जाता है? ऊपर चला जाता है, ठीक है। इसको हम एसिडिटी बोलते हैं। इसलिए सबको अपना टाइमली खाना वगैरह खाना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट स्टमक। और जैसे ही एक चीज़ और भूल गई, जैसे ही फूड आएगा तो स्टमक एक्सपैंड करता है, और ये स्ट्रेच जो है ये एक सिग्नल देता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को या वॉल्स को। कुछ भी स्ट्रेचिंग हो रही है तो वो ये बताता है कि चलो अपना काम करना चालू कर दो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलो निकलो निकलो। पेप्सिन वगैरह भी है, म्यूकस भी है, म्यूकस ने सबसे पहले बैरियर बना लिया। पेप्सिन एक्टिवेट हुआ किससे? एसिडिक मीडियम से। उसके बाद जहाँ जहाँ फूड है वहाँ पर एक्ट किया, प्रोटीन डाइजेशन किया, ठीक है। अब अपन जाते हैं नीचे। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टमक का काम हो गया। स्टमक में एक स्फिंक्टर होता है, यहाँ पर स्टमक के इसमें गार्ड करता है। स्टमक जो है वो कनेक्टेड होता है, स्टमक और यहाँ डिओडिनम मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में स्फिंक्टर होता है, वो भी मसल होती है जो ओपन क्लोज होती रहती है। जैसे ही स्टमक में प्रेशर बढ़ा और सिंपल में बन गई तो ये स्टमक जो है इसके स्फिंक्टर खुल जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, अगर मैक्सिमम डाइजेशन का काम हो जाता है। अब इसमें क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पहले बात करूंगी। चलो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन ये पूरा है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये पीछे से जाकर ये यहाँ से दिख रहा है ये पूरा पार्ट, और ये यहाँ ये लार्ज इंटेस्टाइन पर ये खत्म हो रहा है। तो ये जो पूरा पार्ट है प्लस ये जो पार्ट है ये। अब जो पैनक्रियाज की डक्ट है वो भी मिल रही है। पैनक्रियाज जो है उसकी डक्ट भी स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलती है। लिवर जो है वो भी ये पीछे से ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ये मिलता है, ठीक है। और लिवर से जुड़ा हुआ रहता है आपका गॉल ब्लैडर। लिवर सिक्रीट करता है बाइल और गॉल ब्लैडर स्टोर करता है बाइल, उसको कॉन्सेंट्रेट कर देता है बाइल को, ठीक है। बाइल सॉल्ट्स को कॉन्सेंट्रेट कर देता है। अब हम बात सबसे पहले करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लॉन्गेस्ट पार्ट है, ठीक है। अपन ने ये देखा, मैंने बताया कितना घुमाया घुमाया घुमाया, दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट। इसको बहुत एक्सटेंसिवली इन्होंने कॉइलिंग कर रखी है, बहुत ज़्यादा से गुचड़ुम पुचड़ुम कर रखा है। क्यों? छोटी सी जगह उसमें फिट करना है तो गुचड़ुम पुचड़ुम करते हैं ना अपन,
वो इन्होंने कर रखा है। हर ऑर्गेनिज्म में अलग होता है। अब जैसे कोई हर्बीवोरस है, ठीक है, उसको सेल्यूलोज उनमें है, तो उनको चाहिए घास वगैरह चबाने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए, तो उनका स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा है। मीट जो होता है, जो मांस खाते हैं, मांस जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, इस वजह से टाइगर और कार्निवोर्स जो होते हैं उनमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो छोटा होता है, ठीक है। इनके वॉल में ग्लैंड्स होते हैं, इनकी वॉल में क्या होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, इनको इंटेस्टाइनल जूस बोलते हैं। एक हमने जूस कहाँ पढ़ा था, स्टमक जूस, ठीक है। और एक हम यहाँ पढ़ रहे हैं जूस होता है इनमें, और इस जूस में एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जो प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, फैट्स को फैटी एसिड और फैटी एसिड से ग्लिसरॉल। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ये आपको ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। प्रोटीन्स का सबसे मेन फॉर्म क्या, किससे बना, देखो प्रोटीन किससे बनता है, अमीनो एसिड से, तो अल्टीमेटली अमीनो एसिड बन गया, ठीक है। प्रोटीन से अमीनो एसिड, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जैसे स्टार्च लिया हमने, कुछ भी ऐसा लिया, उससे ग्लूकोज, ग्लूकोज सबसे छोटी यूनिट होती है। फैट से फैटी एसिड्स, फिर फैटी एसिड से ग्लिसरॉल बन गया, ठीक है। और ये भी हर चीज़ पे एब्जॉर्ब होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू बॉडी की रिक्वायरमेंट। तो स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर द कंप्लीट डाइजेशन। अगर कोई पूछे कि कहाँ कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट तीनों का डाइजेशन होता है। और इसमें दो जूसेस मिलते हैं, एक पैनक्रियाटिक जूस मिलेगा और एक लिवर से बाइल और बाइल सॉल्ट्स मिलेगा, ठीक है। पैनक्रियाटिक के बारे में हम बात करें तो पैनक्रियाटिक क्यों जरूरी है, क्योंकि देखो हमने पढ़ा था स्टमक से आ रहा है एसिडिक, क्या आ रहा है, एसिड आ रहा है। तो अब एसिड है ना, बाकी जगहों को हार्म ना पहुंचा दे, हानि ना पहुंचा दे, ठीक है, नहीं तो पूरा अपना जल जाएगा एसिड से। तो पैनक्रिया क्या करता है, इस एसिड को क्या बना देता है, बेस, तो एसिड से बेस बना देता है, ठीक है, इसके जो भी पैनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं। और हम बात करते हैं बाइल की, ठीक है। अब बाइल डक्ट से आ रहा है बाइल, पीछे से लिवर, बाइल डक्ट, ये सब कनेक्टेड होते हैं, पर है यहाँ पर गॉल ब्लैडर है, ये कनेक्टेड है, में बाइल हो गया और बाइल सॉल्ट्स हो गया। ये क्या करता है, फूड को, एक तो अल्कलाइन, ये भी काम करता है पैनक्रिया के साथ कि एसिड से ये बेस बना दे, अल्कलाइन मतलब बेस, बेसिक बना दे, ठीक है। और फैट को डाइजेस्ट करने के लिए, प्रोटीन के लिए हो गया, कार्बोहाइड्रेट के लिए हो गया, मुंह में कार्बोहाइड्रेट के लिए हो गया था, प्रोटीन का कहाँ हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया। अब और भी तो चाहिए ना, और भी तो चीज़ें हैं, फैट है, फैट का मेनली गॉल ब्लैडर से, मतलब बाइल से होता है, बाइल सॉल्ट से होता है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं, बड़े बड़े फैट के से ग्लोब्यूल्स होते हैं, उनको छोटे छोटे में कौन कन्वर्ट करता है, बाइल सॉल्ट्स कन्वर्ट करता है। इसे हम इमल्सिफिकेशन ऑफ बाइल बोलते हैं। जैसे इमल्सिफिकेशन ऑफ सोप होता है ना, इमल्सीफाई होता है, वैसे ही इमल्सिफिकेशन ऑफ बाइल है, ठीक है। अब उसके बाद जब ये सारी प्रोसेस हो जाती है, क्या हो जाता है, एसिड से अल्कलाइन हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, इमल्सिफिकेशन हो गया फैट का। फिर कहानी आती है पैनक्रिया के अलग दूसरे दो जूस की, अलग जूस के दो और जूस बचे हैं, ठीक है, एक तो टी जूस, एक एल जूस, ठीक है, एक ट्रिप्सिन, एक लाइपेस। अब ट्रिप्सिन जो है, टी फॉर ट्रिप्सिन, टी फॉर प्रोटीन, तो ट्रिप्सिन प्रोटीन को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, लाइपेस क्या करेगा, फैट को करेगा। इसमें ए आ रहा है, फैट में ए आ रहा है, तो ये क्या करेगा, इमल्सिफाइड फैट, नॉर्मल फैट नहीं, नॉर्मल फैट पे कौन एक्ट कर रहा है, लार्ज फैट है, उसको छोटे छोटे फैट में किसने बनाया, बाइल सॉल्ट्स ने, तो लार्ज फैट को तो बाइल ही करेगा। पर अगर बाइल नहीं हुआ तो लाइपेस का कोई काम नहीं है। लाइपेस किस पे एक्ट करता है, इमल्सिफाइड फैट पे, तो पूरा फैट याद रखना है। तो ये क्या है, टी फॉर ट्रिप्सिन, टी फॉर प्रोटीन, ठीक है, और लाइपेस का ए फॉर लाइपेस और ए फॉर फैट, इमल्सिफाइड फैट। यहाँ तक समझ आया। और ये सारी चीजें अब कहाँ चली गई, लार्ज इंटेस्टाइन में चली गई। ये कहाँ गई, लार्ज इंटेस्टाइन। अच्छा ठीक है, एक विलाय भी अब मैं रह गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सारे टूट गया, सब कुछ हो गया, और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है, वॉल, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ये जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसकी वॉल में से विलाय होता है। अब इस विलाय को मैंने यहाँ देखा, जैसे ये विलाय है,
ये विलाय हो गया, इसको मैंने ऐसे देखा, इसमें ब्लड सप्लाई होता है। अभी जो ब्लड होता है ना, ये एब्जॉर्ब करता है बाय डिफ्यूजन, बाय ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, कैसे भी ये एब्जॉर्ब करता है फूड को। और ये एब्जॉर्ब फूड जो है हर पार्ट में, क्योंकि ब्लड तो हर जगह दौड़ रहा है, तो ये हर पार्ट ऑफ बॉडी, हर सेल में जाता है। और फिर माइटोकॉन्ड्रिया में भी जाएगा, हर सेल में जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, और फिर क्या होगा, एनर्जी बनाएगा, एनर्जी यूज होगी, फिर नए टिश्यूज बनेंगे, जो ओल्ड टिश्यू है उसको रिपेयरिंग होगी उनकी। ओके। और जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड होता है वो कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन मेनली है ना वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। लार्ज इंटेस्टाइन का काम है सिर्फ वाटर एब्जॉर्प्शन करना, और कुछ काम नहीं है, ठीक है। ये वाटर एब्जॉर्ब करेगा मेनली। और फिर जो बचा हुआ रहता है वो कहाँ रेस्ट, कहाँ चला जाता है, एनस, एनस में चला जाता है। तो इसमें भी मसल होता है, स्फिंक्टर लगा होता है, ठीक है। तो मस्कुलर स्फिंक्टर ओपन होता है, और जितना भी हम डिफिकेट करते हैं, डिफिकेट मतलब कि जितना भी हम निकालते हैं वो हमारा फीसेस हो जाता है या फीकल हो जाता है मैटर, ठीक है। मूव करना पड़ता है। देखो एक डेंटल कैरीज का है ना मस्ट नो करके एक आपके एनसीईआरटी में दे रखा है कि भाई ये आपको बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। डेंटल कैरीज और टूथ डिके आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है ना, दांत है, इसके ऊपर है ना इनेमल की कोटिंग होती है, इनेमल और डेंटाइन होता है, ठीक है, जो हमारे टूथ को या टीथ को प्रिवेंट करता है किसी भी चीज़ों से, मतलब बहुत ही प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, ताकि टूथ डीके या बैक्टीरिया वगैरह एक्ट ना करे। अगर ये धीरे धीरे घिसने लगते हैं, सॉफ्टनिंग या घिसने लगते हैं, कम होने लगते हैं, तो क्या हो जाता है, डेंटल कैरीज या टूथ डीके हो जाता है। टूथ अब ये कम होंगे तो इसका काम क्या था, प्रोटेक्शन का काम था। ये क्या कर रहा था, प्रोटेक्ट कर रहा था। किससे प्रोटेक्ट कर रहा है, ये हमारे बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट कर रहा है। अब प्रोटेक्ट कर रहा था बैक्टीरिया से, अब ये ही कम हो गया तो क्या होगा, बैक्टीरिया किस पे एक्ट करेगी, बैक्टीरिया काम करेगी शुगर। अब जैसे हम खा रहे हैं कुछ भी, चॉकलेट खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो बैक्टीरिया क्या करेगी, शुगर पे काम करेगी, एसिड बनाएगी, उसके बाद और सॉफ्ट करेगी, और इनेमल को डैमेज करेगी। फिर इनेमल किससे बना होता है, मेनली कैल्शियम से, ठीक है, कैल्शियम है, इसको डीमिनरलाइज करेगी, कैल्शियम निकाल देगी। और जो बैक्टीरियल सेल्स है वो फूड पार्टिकल से चिपक जाएंगे टीथ में, और ये डेंटल प्लाग बना लेंगे, धीरे धीरे प्लाग बन जाएगा। जो है वो ऐसी जगह पर जा भी नहीं सकता है जहाँ पर प्लाग बनता है, तो वहाँ पर वो जा भी नहीं सकता है जहाँ पर वो प्लाग बनता है, क्योंकि वो अंदर ही अंदर बनाता है। जैसे ये टीथ अगर हम ऊपर से देखें तो ये डीप में बनाता है, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर उसको खोखला कर देता था, यहाँ पर पहुंच भी नहीं पाता। इसीलिए टीथ जो है उसको ब्रश करना रोज सुबह शाम 2 बार, क्योंकि अपन ने दिन भर खाना खाया है तो रात में उसको धोना, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो रात में ज़्यादा एक्ट करते हैं, तो ये धोना बहुत ज़रूरी है कि बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करें उससे पहले हम उन्हें साफ कर लें। अगर हमने इसे ट्रीट नहीं किया तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे अंदर तक चले जाएंगे, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन मतलब क्या होता है, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन मतलब पेन होना चालू हो जाएगा, फिर उसको ऑपरेशन करके उस दांत को निकलवाना पड़ेगा, रूट कैनाल, पूरा पूरा रूट ही चेंज हो जाता है, ये सारी चीज़ें प्रोसेस करानी पड़ती है, ठीक है। मुझे पता है ये लेक्चर पढ़ने के बाद आपकी हालत ऐसी हुई होगी, कांप रहे होगे आप, पर अगर आप इस लेक्चर को 2 से 3 बार अगर आप आराम से पढ़ोगे, समझोगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा। इतना कोई ऐसा लेक्चर नहीं है, सुपरफिशियल है बहुत ज़्यादा, 10th के लेवल पर है, डीप नहीं है। जो एनसीईआरटी में जितना लिखा था वो सब मैंने कवर कर लिया है। एनसीईआरटी की एक्टिविटी अगर आप जाके करोगे तो आप उसको ईजिली क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पूछा है, मैंने हर चीज़ कवर कर ली है। आपको एनसीईआरटी अगर आप नहीं भी पढ़ो तो भी चल जाएगा, बट अगर आप इस मेरे लेक्चर के बाद अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो आपके लिए और बेटर रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में रेस्पिरेशन कर लाऊंगी। थैंक यू सो मच।